फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई भी ठीक तरह से कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। तो चलिए देखते हैं आज हमें क्या देखना है। जो हमने कल महामैराथन स्टार्ट किया था हिस्ट्री का, आज उसी महामैराथन के क्रम में ये अगला वीडियो है। आज की क्लास में हम 7th क्लास एनसीईआरटी में हिस्ट्री में जो भी बातचीत की गई है सब एकदम शॉर्ट में देख लेंगे। एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार आप इन्हें देख करके जाइएगा, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करते समय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले कि आगे बढ़े आपको बता देते हैं, अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें, क्या बताया गया है। तो सबसे पहले तो इसमें पटना का जो है नाम बताया गया है। जो आज पटना है बिहार की राजधानी, उसका प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र। जो हमने इसके पहले वाले सेशन में देखा था नए साम्राज्य का उदय, तो उसमें पाटलिपुत्र का नाम कई बार आया है, तो उसके बारे में बातचीत की जा रही है। आगे फिर जो मध्ययुगीन भारत था वो कृषि प्रमुख था। इसके पहले जो हमने वैदिक सभ्यता देखी थी तो वो पशुचारण सभ्यता थी। और जो है आगे हम देख रहे हैं जो मध्ययुगीन भारत है यानी जो मिडवल भारत है। पहले तो इसको देख लेते हैं ये कब से कब तक की बातचीत है। तो ये 750 ईस्वी से 1750 ईस्वी के आसपास के जो घटनाक्रम घटे हुए हैं उन्हीं के बारे में इसमें आपको बताया गया है। तो जो ये टाइम पीरियड है, इस टाइम पे जो इंसानों का मुख्य व्यवसाय हो गया था वो कृषि हो गया था। फिर हम देखते हैं कि जो 13वीं शताब्दी है इसमें चरखे का जो प्रयोग है वो स्टार्ट हो गया था। चरखे को धुनकी भी बोला जाता था। फिर आगे यहाँ बिहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो मिन्हास उस सिराज ने किया था। बौद्ध विहारों में जो बिहार है उसको अर्ज ए विहार नाम से जाना जाता है। और जो अकबर हैं इन्होंने इसको प्रांत के रूप में गठित किया था। फिर 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह ने दिल्ली में धूप घड़ी और जल घड़ी लगवाई थी। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। फिर आगे जो है बताया जा रहा है कि जो भारत देश में जब तुर्कों का आगमन हुआ तो तुर्कों के आगमन के साथ ही भारत में कागज़ के उपयोग की शुरुआत होती है। और ये कब की घटना है तो 13वीं शताब्दी की घटना है। और सिर्फ कागज़ का ही उपयोग नहीं स्टार्ट हुआ, 13वीं शताब्दी में दिशा सूचक यंत्रों का भी उपयोग स्टार्ट हो जाता है। फिर यहाँ पे दरिया साहब के बारे में बताया गया है। जो दरिया साहब हैं वो बिहार के हिंदी कवि थे और इनका जन्म जो है शाहाबाद में हुआ था। पटना के मनेर के प्रसिद्ध सूफी संत थे जिनका नाम था हजरत सरफुद्दीन अहमद। फिर आगे बता रहे हैं कि जो राजाओं के दरबार में लेखा जोखा का काम किया करते थे उस टाइम पे उन्हें कायस्थ कहा जाता था। जो कि शाहाबाद जिले में है उसके बारे में बता रहे हैं कि बाघमल नामक चेरो समुदाय के द्वारा इस पर कब्जा किया गया था। और ये जो बाघमल हैं इनके 2 पुत्र थे जिनका नाम था चंड और मुंड। फिर आगे जो है बताया गया है कि शेख फैजुल्लाह को औरंगजेब ने एक फरमान दिया था। और ये जो लघु चित्र है इसको मिनिएचर बोला जाता था मुगल टाइम में। और जो है नॉर्थ और साउथ में जो राजा लोग रहते थे इनके दरबार में जो मिनिएचर था वो लघु चित्रों को बोला जाता था। फिर पुस्तक और उनके लेखक के बारे में बताया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो जो राज तरंगड़ी पुस्तक है उसके लेखक है कल्हड़। तहकीक हिंद, तारीख उल हिंद भी इसे कहा जाता है और लेखक हैं अलबरूनी। तबकात नासरी मिन्हास उस सिराज की रचना है। साथ में जो तबकात नासरी है इसमें गौरी और गुलाम वंश की चर्चा की गई है। आप लोग मुझे बताइएगा गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी की रचना है। जो अकबरनामा है वो अबुल फजल की रचना है। और जो रेहला है जिसका पूरा नाम है किताबुल रेहला, ये इब्न बतूता की रचना है। और इब्न बतूता जो है वो मोरक्को से भारत आए थे। और किसके टाइम पीरियड में आए थे तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में आए थे और 14 साल तक ये यहाँ पर रहे थे। आगे बिहार की वास्तुकला के बारे में कुछ बातचीत की गई है, देख लेते हैं। तो बताया जा रहा है कि जो शेरशाह सूरी का मकबरा था वो मतलब मकबरा है वो सासाराम में है। और ये हिंदू मुस्लिम एकता का नमूना है, रोहतास ज़िले में है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और भी है कि ये अष्टकोणीय जो है बना हुआ है। और आगे बता रहे हैं कि मोहम्मद शाह दौलत की समाधि जो है वो मनेर बिहार में है। बैकटपुर का जो शिव मंदिर है उसको जो है मान सिंह ने सहायता दी थी, अर्थात दान वगैरह दिया था। और जो रोहतासगढ़ में हरिश्चंद्र मंदिर है इसको मान सिंह के द्वारा बनवाया गया था। फिर एसामी की पुस्तक है फुतुहात उस सलातीन। और सोचिए ये कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो हाल ही में आरओ का एग्ज़ाम हुआ था जो भी कैंसल्ड हो गया है
उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। 7th क्लास की एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन पूछा गया था आरओ के एग्ज़ाम में। तो आप समझ सकते हैं कि जो 7th क्लास या 6th क्लास या 8th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको 6 to 8 क्लास में मिल जाएंगे और कई सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये जो है दरअसल एक जगह एग्ज़ाम हुआ था पीजीटी का, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगे थे तो मैंने इसी पेज में नोट कर रखे थे। तो इसको आप चाहें तो देख लीजिएगा, पीडीएफ में इम्पॉर्टेंट है। पर यहाँ इस जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से मैं उसको स्किप कर रही हूँ। सदी के मध्य में जो अन्य बातचीत है उसको देखते हैं। दक्षिण भारत की बातें यहाँ हो रही हैं, जैसे कि राष्ट्रकूट वंश, जो राष्ट्रकूट राजवंश था इसके संस्थापक थे दंतिदुर्ग और इनकी जो राजधानी थी वो मान्यखेत थी। जो स्टार बनाया हुआ है मैंने उसका अर्थ होता है राजधानी। फिर हम देखते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश, ये ब्राह्मण थे और इनका जो टाइम मतलब कि इनका इलाका कौन सा था, तो ये राजस्थान और गुजरात में स्वतंत्र राजवंश की नींव डाले हुए थे। और गुर्जर प्रतिहार वंश के एक राजा थे जिनका नाम है नागभट्ट प्रथम, इन्होंने अरबों से लोहा लिया। नागभट्ट जो प्रथम है इनकी एक प्रशस्ति है ग्वालियर प्रशस्ति, और इस ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम को म्लेच्छों का नाशक कहा गया है। आगे नागभट्ट प्रथम के बारे में बताया गया है कि इन्होंने बहुत सारे राजाओं को पराजित किया था और गुजरात का जो अनर्थ हिस्सा है उसको भी अपने कब्जे में ले लिया था। फिर आगे बता रहे हैं कि गोपाल के बारे में, तो चलिए गोपाल के बारे में देखते हैं। ये जो गोपाल या पाल वंश है ये वहाँ पे पश्चिम बंगाल में इनका टाइम मतलब वो पश्चिम बंगाल वाले एरिया में ये लोग रहा करते थे, या इनका शासन जो था वो उधर था। तो देखते हैं हम जो गोपाल हैं इन्हें राजा के द्वारा चुना मतलब जनता के द्वारा इन्हें राजा चुना गया था और इनका जो क्षेत्र है वो बंगाल और बिहार में है। इनके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो खलीमपुर ताम्रपत्र से मिलती है। उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 में ये मतलब इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे कि कौन कौन से ऐसे शासक रहे हैं जिनको जनता ने डायरेक्ट चुना हुआ था, तो उसमें एक ऑप्शन में गोपाल भी था। तो सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये, इसी वजह से मैं आपको बताते जा रही हूँ एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है। फिर आगे हम देखते हैं गोपाल के बारे में बताया गया है कि जो तिब्बती इतिहासकार लामा तारनाथ थे इन्होंने इनके पक्ष में बातचीत की है अपने जो भी अपने ग्रंथ वगैरह रहे हैं उसमें। फिर हम देखते हैं उस टाइम पे कश्मीर के बारे में कुछ बातचीत की गई है। कश्मीर की शासिका थी जिनका नाम था दिद्दा और इन्हें बड़ी बहन के रूप में जाना जाता था या बड़ी बहन के नाम से ये विख्यात थी। और जो 8वीं सदी के आसपास में जो भी राज्य या क्षेत्र थे उस टाइम पे जो विभाग हुआ करते थे उस विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता था ये हम देख लेते हैं। जैसे कि विदेशी विभाग के प्रधान जो होते थे उन्हें संधि विग्राहक कहा जाता था। अगर उस वर्तमान में जो हमारे एस जयशंकर हैं उस टाइम पे एस जयशंकर जी होते तो उनको जो है संधि विग्राहक कहा जाता। फिर हम देखते हैं आर्थिक राजस्व मंत्री यानी कि जो हमारी वर्तमान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं उस टाइम पे उनको अक्षपटालिक कहा जाता। अर्थात आर्थिक राजस्व मंत्री अक्षपटालिक थे। जो राजकीय भंडार के अध्यक्ष थे वो भांडागारी कहलाते थे और जो पुलिस के अधिकारी थे वो महादंडनायक कहलाते थे। आगे फिर केरल में जो है एक चेर वंश था उसके बारे में बताया गया है। फिर तमिलनाडु में चोल और तंजौर मतलब कि चोल थे, चोलों के बारे में बताया गया है। चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय चोल और इन्होंने 846 से 871 के मध्य में यहाँ टाइम पीरियड इनका रहा। चोलों के ही जो है वंश में एक शासक हुए राजराज चोल। इन्होंने श्रीलंका का उत्तरी भाग और जो मालदीव्स है इसको उन्होंने विजिट किया था। इनके जो आदेश हैं यानी कि जो चोलों ने आदेश दिए थे उसको जो लोग लिखा करते थे उन्हें जिरुवाक केल्वी कहा जाता था। चोल के टाइम पीरियड में जो अधिकारी थे उनके बारे में बताया गया है कि जो इनके प्रधान सचिव थे उन्हें क्या बोला जाता था, तो उन्हें ओलय नायकम बोला जाता था और जो प्रधान कर्मचारी थे उन्हें पेरुंदरम कहा जाता था, जबकि जो निम्न कर्मचारी हुआ करते थे उन्हें सीरूत्तरम कहा जाता था। फिर आगे बताया गया है इनका जो राज्य था यानी कि जो चोलों के टाइम पीरियड में जो राज्य हुआ करता था उन्हें राष्ट्र कहा जाता था और जो इनका राष्ट्र था वो कई इकाइयों में विभक्त होता था जिन्हें मंडलम कहते थे। जो मंडलम था वो कई कोट्टम यानी कि कमिश्नरों से मिलकर के बनता था और जो कोट्टम है वो कई नाडुओं यानी जिला से मिलकर बनता था, जबकि जो जिला नाडु है या जिला है वो कई कुर्रमों से मिलकर के बनता था और कुर्रम में कई तहसील और कई गांव शामिल हुआ करते थे। चोलों के बारे में कुछ और बातचीत की जा रही है कि
जो चोल थे उनके यहाँ 3 प्रकार की ग्राम सभाओं का मतलब उनकी 3 प्रकार की ग्राम सभाओं की व्यवस्था थी, जिसमें जो पहले प्रकार की ग्राम सभा है उसको उर कहा जाता था और उर में सर्वसाधारण लोगों की ये ग्राम सभा हुआ करती थी। दूसरी थी सभा या महासभा, और जो महासभा या सभा थी इसमें गांव के वरिष्ठ ब्राह्मण लोग रहते थे। और जो तीसरी थी नगरम, इसमें क्या था, तो ये व्यापारी समुदाय की महत्वपूर्ण प्रशासकीय सभा होती थी। समिति के बारे में बताया जा रहा है। जो समिति है इसको वारियम भी कहा जाता था और इसकी नियुक्ति जो है वो ग्राम सभा के द्वारा की जाती थी। जो उत्तर मेरूर अभिलेख है उसके बारे में बता रहे हैं कि यहाँ पे कुछ जानकारी मिलती है। पहली बात तो ये जानिए कि ये कहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु के थिंगलपुट जिला में पाया गया है। और इसमें बताया गया है कि सभा के जो सदस्य थे उनका चुनाव लॉटरी के द्वारा किया जाता था। समिति जो है वो सदस्यों की योग्यताओं को निश्चित किया करती थी। यहाँ अड़िकट के बारे में बताया गया है। अड़िकट मतलब होता है बांध निर्माण, और ये जो है कावेरी नदी पर चोल शासकों ने अड़िकट का निर्माण करवाया था, अर्थात बांध का निर्माण करवाया था। इसके बारे में बातचीत की गई है। इधर हम देख लेते हैं कुछ अन्य जो बातचीत है। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ उस टाइम पे जो है जो राजा, जैसे 2 राजाओं में युद्ध हुआ तो जो राजा विजयी हो जाते थे उनको अधिपति कहा जाता था, और जो राजा पराजित होते थे उन्हें सामंत कहा जाता था। इसके उदाहरण दिए हुए हैं कि भोजदेव जो है वो जीत गए थे क्षितिपाल को, तो जो है भोजदेव के सामंत बन गए क्षितिपाल। जो मंसूरा है सिंध, फिरदौसी की शाहनामा, फिरदौसी की रचना है शाहनामा, और इसमें जो है महमूद गजनी के संरक्षण में, जो फिरदौसी हैं ये महमूद गजनी के संरक्षण में थे। और जो अलबरूनी भारत आते हैं उसके पीछे यही इन्हीं का हाथ रहता है। फिरदौसी ने ही उनको प्रेरित किया था कि आप भारत जाओ, किसको, अलबरूनी को। आगे पाल वंश के वंशावली के बारे में कुछ बातचीत की गई है, चलिए देख लेते हैं। तो पाल वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था गोपाल, गोपाल इसके संस्थापक थे। और इसके बाद यहाँ धर्मपाल, देवपाल, महिपाल आदि जो है शासक आए, और सबसे जो प्रतापी शासक थे उनका नाम था धर्मपाल, जो कि सेकंड क्रम में थे। जो पाल वंश के शासक थे इनकी राजधानी थी मुंगेर। इन्होंने भारतीय कला की पूर्वी शैली मूर्ति स्थापत्य का भी विकास किया था। नालंदा, बोधगया, कुर्किहार इनके टाइम में कला के केंद्र हुआ करते थे। मूर्तियों में काले स्लेटी रंग के कसौटी पत्थर का उपयोग हुआ है। बिहार के सारण में अवलोकितेश्वर की और भूमि स्पर्श मुद्रा में भगवान बुद्ध की तथा मैत्रेय की प्रतिमाएं मिली हुई हैं। मुंगेर जो है वहाँ पे मकरमुख प्रणाली के साक्ष्य मिलते हैं। जो गोपाल हैं इन्होंने ओदंतपुरी यानी कि बिहार शरीफ में ओदंतपुरी में मठ बनवाया था और एक यूनिवर्सिटी भी बनवाई हुई थी। किसने? गोपाल ने। धर्मपाल ने भागलपुर में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। साथ में नालंदा जो महाविहार था उसको कुछ दान वगैरह भी दिया हुआ था। फिर आगे जो है हमें बता रहे हैं कुछ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जैसे कि जो इक्ता हुआ करता था जिसको इल्तुतमिश ने शुरू किया था, तो उसके जो अधिकारी थे वो नुक्ती या वली कहलाते थे। जो इक्ता का जो हिसाब रखते थे उनके लिए जो शब्द है वो आमिल मतलब यूज में आया हुआ है। फिर हम देखते हैं सियासतनामा सॉरी जो सियासतनामा नामक पुस्तक है इसके लेखक हैं निजामुल मुल्क। और यहाँ हम देखते हैं उस टाइम पे जो सैनिक विभाग था उसको दीवाने अर्ज कहा जाता था, और जो है इसके जो दीवाने अर्ज के अधिकारी होते थे उन्हें आरिज़े मुमालिक कहा जाता था। सैनिकों को नगद वेतन देना जो स्टार्ट किया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। सराय ए अदल जो है वो कपड़ा मंडी थी, और बरीद ये खुफिया अधिकारी थे, और सराय ए अदल और बरीद इन दोनों की ही जो स्टार्ट कराने वाले थे वो अलाउद्दीन खिलजी थे। फिर आगे हम देखते हैं उस टाइम में जो प्रशासनिक इकाई थी वो सिख कहलाती थी, और जो सिकदार होते थे वो राजस्व अधिकारी कहलाते थे। और जो मतलब चौधरी जो हुआ करते थे उनके पास 100 गांव हुआ करते थे, अर्थात जो 100 गांवों के प्रधान होते थे उन्हें चौधरी कहा जाता था। और उस टाइम में जो गांव प्रशासन है उसके बारे में देखते हैं कि जो गांव है वो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, और गांव के जो प्रमुख अधिकारी थे उन्हें खूत, मुकद्दम एवं पटवारी कहा जाता था। बिहार में नुहानी अफगानों का शासन था, और इन्हीं नुहानी अफगानों को ही शेर खान ने अपदस्थ करके फिर अपना जो है खुद का राज्य बसाया था। फिर हम देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक ने एक विभाग की स्थापना की थी दीवाने अमीर को ही, और ये कैसा विभाग था? तो ये कृषि विभाग था।
मुगलों के बारे में कुछ बातचीत की जा रही है। तो सर्वप्रथम बाबर के बारे में देखते हैं। बाबर जो है 1526 में, सर्वप्रथम 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डालते हैं। 1526 के बाद बाबर ने 1527 में चित्तौड़ के राणा सांगा को पराजित किया और ये इसके लिए जो युद्ध लड़ा गया था वो खानवा के युद्ध के नाम से विख्यात है। और फिर उसके बाद 1528 में इन्होंने चंदेरी में मेदिनी राय के साथ युद्ध किया। आगे इन्होंने घाघरा का युद्ध किया 1529 में पूर्वी भारत के अफगानों के साथ और इनकी 1530 में डेथ हो जाती है। कुल मिला के ये 4-5 साल रहते हैं भारत में और हर साल कोई ना कोई युद्ध करते ही रहते हैं। इसके लिए बहुत ही फेमस एक ट्रिक है जिससे लोग इसको याद रखते हैं, क्योंकि क्रम में ही तो है 1527, 28, 29, मतलब 26, 27, 28 इस तरह से एकदम क्रम में युद्ध हुए हैं। तो आराम से याद रहता है कि पानी पीकर खाना खाकर चंदेली चली घाघरा पहनकर। आप इसको याद रखिएगा, वो थोड़ा फनी सा है, याद रह जाता है। फिर आगे मतलब कि कुछ हुमायूं के बारे में ऐसा कोई स्पेशल पॉइंट नहीं दिया हुआ था, ऐसा उन्होंने क्या खास किया ही था। बस याद रखिएगा कि हुमायूं जो हैं वो अकबर के पिता थे बस, और बाबर के पुत्र थे। चलिए देखते हैं अकबर के बारे में। ये बहुत ही फेमस शासक रहे हैं। तो जो अकबर हैं इनका जो टाइम पीरियड है वो 1556 में, मतलब इनकी जो उम्र रहती है 13 साल की रहती है, उसी टाइम में ये शासक बनते हैं। आरंभिक इन्होंने जो विस्तार किया वो 1556 से लेकर के 1576 के मध्य किया। जो इन्होंने खास मतलब आरंभिक में जो विस्तार किए हैं, खास युद्ध जो लड़े हैं उसके बारे में देखते हैं। तो सर्वप्रथम ये मालवा पर आक्रमण किए 1561 में, और वो मतलब वहाँ पे शासक कौन थे? वहाँ पे शासक थे बाज बहादुर। अब बाज बहादुर की जो राजधानी थी वो थी मांडू। इन सब पर इन्होंने अधिकार कर लिया। फिर आगे देखते हैं, इन्होंने 1562 में युद्ध किया, गढ़कटंगा का युद्ध, गोंडवाना के शासक थे वहाँ पे। और आगे गुजरात, बंगाल, चित्तौड़, रणथंभौर आदि को भी इन्होंने जीत लिया। 1576 में अफगान की विजय करते हैं। बंगाल मतलब जो अफगान विजय करके बंगाल को अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लेते हैं। साथ में अकबर की मृत्यु हो जाती है 1605 में। फिर अकबर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि अकबर ने तीर्थकर को समाप्त कर दिया था 1563 में। आगे इन्होंने 1564 में जजिया को भी समाप्त कर दिया। और अकबर का जो साम्राज्य था वो 15 सूबों में बटा हुआ था। ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है कि कितने सूबों में इनका साम्राज्य बटा हुआ था, तो वो था 15 सूबा। फिर आगे हम देखते हैं जो अकबरनामा है यह 3 भागों में लिखी गई है, और इसको जो लिखने वाले हैं वो हैं क्या नाम था उनका, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, आप लोग देख लीजिएगा, अबुल फजल। तो अकबरनामा के जो लेखक हैं वो हैं अबुल फजल। तो अबुल फजल ने लिखा था अकबरनामा, और इसको 3 भागों में लिखा है। और जो तीसरा भाग है, मतलब जो थर्ड पोर्शन है इसका या थर्ड पार्ट है, उसका नाम है आइन ए अकबरी। और ये जो आइन ए अकबरी है इसमें उस समय यानी कि अकबर के टाइम की पीरियड के जो प्रशासन और जो सेना, राजस्व और साम्राज्य था उसके बारे में वर्णन किया गया है। फिर हम शाहजहां के बारे में देख लेते हैं। तो अकबर के जो बेटे हुए थे जहांगीर, उनके बारे में कुछ खास बातचीत नहीं थी, शाहजहां के बारे में बताया गया था। तो हम शाहजहां के बारे में देखते हैं। बहुत डीप में एनसीईआरटी में चीज़ें नहीं दी हुई हैं कि एक एक पॉइंट दिया हुआ है जैसे स्टैंडर्ड बुक्स में दिए होते हैं, तो आपको बहुत डीप में पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है आप उसको अच्छे से पढ़ें। चले देखते हैं क्या दिया गया है शाहजहां के बारे में। तो जो शाहजहां है उनके बारे में बताया जा रहा है कि 1628 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु के बाद ये गद्दी पर बैठते हैं। बीजापुर, गोलकुंडा, बुंदेलखंड, पश्चिमोत्तर भारत की सीमा को इन्होंने सुरक्षित किया। बल्ख, बदख्शां पर इन्होंने आक्रमण किया और कंधार पर भी पुनः अधिकार कर लिया। आगे बता रहे हैं कि मतलब इनका भी खत्म हो गया। फिर हम आगे देखते हैं औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब के बारे में बताया गया है कि 1556 में जब शाहजहां बीमार पड़ते हैं तब इनको ये कैद वैद कर लेते हैं। शाहजहां के 4 बेटे थे जिनका नाम था दारा सिकोह, शाह सूजा, औरंगजेब और मुराद बख्श। हम देखते हैं कि इन तीनों लोगों को हरा करके औरंगजेब गद्दी पर अपना जो है अधिकार जमा लेते हैं। फिर हम देखते हैं 1663 में औरंगजेब ने अहोम की विजय की और 1686-87 में इन्होंने बीजापुर और गोलकुंडा को भी जीत लिया। और जो है नादिर शाह जो है वो आक्रमण किया था 1739 में, ईरान से आया हुआ था नादिर शाह। और उस टाइम पे जब ये 1739 में आक्रमण किया था तो उस टाइम पे जो लेटर मुगल्स थे उनका टाइम पीरियड चल रहा था।
वो सब बहुत ही ज़्यादा वीक सक्सेसर हुए थे, तो कोई भी आता था लूट के चला ही जाता था। चलिए देखते हैं स्थापत्य और निर्माण कला उस टाइम पे क्या हुआ है, कोई मतलब किस तरह का घटनाक्रम हुआ है उसको। तो जो है दक्षिण भारत में पहले बताया जा रहा है कि जो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है उसका जो निर्माण है राजराजा देव ने अपने देवता राजराजेश्वर के लिए करवाया था। फिर आगे बता रहे हैं कि भारत की जो पहली मस्जिद है वो है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। इसको कुव्वत उल इस्लाम का अर्थ होता है इस्लाम की शक्ति, और ये कहाँ है, तो ये दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में बनवाई गई है। फिर हम देखते हैं कुतुब मीनार के बारे में। जो कुतुब मीनार है उसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बख्तियार खाकी जो कि मतलब बख्तियार काकी जो कि इनकी गुरु थी, उनके लिए इन्होंने इसको बनवाना स्टार्ट किया था। 1229 में ये जाकर के पूर्ण हुआ था, और उस टाइम पे जो पूर्ण कराने वाले थे वो कौन से शासक थे, तो वो थे इल्तुतमिश। आगे जो है इसमें बिजली गिर जाती है, जो मतलब कुतुब जो मीनार था उसमें बिजली गिरने की वजह से उसका जो ऊपरी मंजिल था वो ख़राब हो जाता है, तो उसकी मरम्मत करवाते हैं फिरोज शाह तुगलक, और साथ में एक और मतलब मंजिला भी बनवा देते हैं। तो वर्तमान में जो कुतुब मीनार है वो टोटल 5 मंजिला है, और यह जो है लाल सफ़ेद बालू पत्थर और संगमरमर से बना हुआ है। आगे देखते हैं जो कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है वो अलाई दरवाज़ा है, और जो अलाई दरवाज़ा है ये यहाँ पे मेहराब का पहली बार प्रयोग करते हुए देखा जाता है। फिर हम देखते हैं जो अटाला मस्जिद है वो जौनपुर में है। बिहार में तुर्क काल में जो इमारतें बनी हैं उसमें देख लेते हैं। बिहार शरीफ में मलिक इब्राहिम बयां का मकबरा बनवाया गया था। इसका निर्माण 1353 में तुगलक शैली में कराया गया है, और ये प्रेरणा कहाँ से मिली है, गयासुद्दीन के मकबरे से मिली है। आप मुझे बताइएगा जो गयासुद्दीन का मकबरा है ये किसका मकबरा है, अर्थात कौन से फेमस शासक थे जिनके पुत्र का ये मकबरा है, या ये बताइएगा कि किसने बनवाया था, तब भी आंसर एक ही आएगा। फिर हम देखते हैं इसका जो निर्माण है, यानी कि जो बिहार शरीफ में मलिक इब्राहिम बयां का मकबरा है, इसका निर्माण मलिक इब्राहिम सूफी संत के बेटे सैयद दाऊद ने करवाया था। फिर हम देखते हैं कि शाहजहां के बारे में कुछ बातचीत की गई है। शाहजहां ने दिल्ली में 1638 में शाहजहांबाद नामक नवीन नगर की स्थापना की। प्रशासनिक जो इनका भवन था उसका नाम था लाल किला। आगे हम देखते हैं दीवाने आम और दीवाने खास का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था। फिर आगे दिखाया जा रहा है कि शाह दौलत का जो मकबरा है वो बिहार के मनेर में है, और ये 1617 में बनवाया गया था। शाह दौलत जो है ये जहांगीर के टाइम में बिहार के प्रांतपति इब्राहिम खां काकर ने इसको बनवाया था। और हम देखते हैं कि जो शाह दौलत का मकबरा है ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। आगे शेर शाह के मकबरे के बारे में बातचीत हो रही है। ये जो शेर शाह का मकबरा है ये 1645 में बनकर खड़ा हुआ, और आगे पीछे कुछ इसके बारे में पहले भी बताया जा चुका है कि कहाँ पे है वगैरह वगैरह। फिर हम देखते हैं दक्षिण भारत में 8वीं से 12वीं सदी के मध्य में तंजावुर, कांचीपुरम, तिरुपति का निर्माण होता है, और बुरहानपुर जो कुछ अवशेष मिले हैं उनके बारे में बातचीत की गई है। जैसे कि कपड़े के जो अवशेष मिले हैं वो बुरहानपुर से मिले हैं, साथ में अहमदाबाद से भी मिले हैं। या ये कह सकते हैं कि उस टाइम पे जो बुरहानपुर था वो कपड़े के लिए प्रसिद्ध था, और जो अहमदाबाद है वो भी कपड़े के लिए प्रसिद्ध था, जबकि जो बयाना वाला एरिया है वो नील के लिए प्रसिद्ध था, और कांचीपुरम जो है वो सूती कपड़े के लिए फेमस था। जो कैम्बे है वो रत्नों के बाजार के लिए फेमस था। फिर हम देखते हैं 10वीं से 12वीं सदी में थाड़ा, गोवा, भटकल, मंगलूर और कोचीन जो बंदरगाह हैं इनका विकास किया गया था लंबी दूरी से व्यापार करने के लिए। हम पूर्वी तट पर कुछ बंदरगाह देखते हैं जैसे हुगली, मोटूपल्ली और मसूलीपट्टनम। आगे जो है यहाँ पे उस टाइम पे जो सब्जी बेचने वालों का मोहल्ला हुआ करता था उसे कुंजड़ी मोहल्ला बोला जाता था। आज भी कुछ दादी नानी हैं जो मतलब जो सब्जी बेचने वाले लोग आते हैं उन्हें कुजड़ा या कुजड़ी इस टाइप की बातें करते हैं, कुंजर भी कहते हैं। और जो जहाँ पे मतलब सुनार वगैरह रहा करते थे उस मोहल्ले को जरगरान मोहल्ला कहा जाता था। और मध्यकाल में बाजार का जो कारवां था उसे टांडा कहा जाता था। फिर हम देखते हैं अलबरूनी ने अपने विवरण में 15 व्यापारिक मार्गों का भी उल्लेख किया हुआ है। दक्षिण भारत में जो व्यापारी संघ हुआ करते थे उन्हें समाया बोला जाता था। 2 महत्वपूर्ण व्यापारी संघों के बारे में बताया गया है कि नानादेशी और जो मणिग्रामम है ये मतलब महत्वपूर्ण संघ हुआ करते थे व्यापारियों का। 17वीं सदी में फ्रांसीसी यात्री बर्नियर जो है वो दिल्ली आते हैं।
बर्तनों पर सोने चांदी जड़ाऊ आदि के जो काम है बीदर में चलते थे। पांचाल समुदाय, जो पांचाल समुदाय है उसमें कौन कौन शामिल होते थे, तो उसमें शामिल होते हैं सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई। तो ये लोग जो है पांचाल समुदाय या पांचल समुदाय के अंतर्गत आते थे। पांचल मतलब हुआ 5, तो 5 ये समुदाय हैं। जो चोल हैं वो मतलब चोल काल में जो कांसे की मूर्तियां बनती थी वो लुप्त मोम विधि के द्वारा बनाई जाती थी। अब आपको बताते हैं कि जो लुप्त मोम विधि है वो कैसी होती थी। तो लुप्त मोम विधि में क्या होता है, पहले मोम से कोई भी मूर्ति है वो मोम से बना ली जाती है। उसके बाद उस पे जिस धातु का उसे बनाना होता था, जैसे सपोज दैट आप तांबे की मूर्ति बनाना चाहते हैं लुप्त मोम विधि से, तो पहले आपने मोम की मूर्ति बना ली, जो शेप उसे देना था वो दे लिया। उसके ऊपर आपने तांबे की परत चढ़ा दी। जब तांबा जो है तांबे की परत अच्छे से चढ़ गई, अच्छे से सारी चीज़ें हो गई, तो बाद में नीचे से उसमें छेद करके उसमें आग या कुछ भी गर्म करके ऐसे लगा देते थे, जिससे जो मोम है वो पूरी की पूरी पिघल करके नीचे आ जाती थी। तो जिस धातु से आपने बनाया हुआ है वो मूर्ति या जो भी चीज़ थी उसी धातु की बन करके तैयार हो जाती थी। और उस टाइम पे ये विधि बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में थी। आगे जो है बताया गया है पटना के 2 अन्य नामों के बारे में, जिसमें आता है हमारा पाटलिपुत्र और अजीमाबाद। पाटलिपुत्र तो एक बार बताया भी गया था पिछले भी, लेकिन अजीमाबाद नया है, तो आप याद रखिएगा। आगे जो है कुछ बातचीत की गई है। जो अशराफ है, अशराफ शब्द उच्च जाति के हिंदू जो मुसलमान बन गए थे उनको अशराफ बोला जाता था। जो निम्न जाति के हिंदू थे जो मुसलमान बन गए थे उनको अजलाफ बोला जाता था। फिर आगे बता रहे हैं कि मीराबाई के जो गुरु थे उनका नाम था रैदास। बिहार के दरिया साहब में एक मठ है, जो है किसका मठ है, शाहाबाद का, सॉरी बिहार के तो दरिया साहब, इन्होंने एक मठ बनवाया था शाहाबाद में। फिर हम देखते हैं मध्य एशिया के सूफी संत, जिनमें आते हैं गजाली, रूमी, सादी और राबिया। आगे की बातचीत में भारत के पहले सूफी खानकाह की स्थापना सुहरावर्दी बहाउद्दीन जकारिया ने की हुई थी, यानी कि सुहरावर्दी सिलसिले के थे बहाउद्दीन जकारिया, इन्होंने भारत में पहले सूफी खानकाह की स्थापना की। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कबीर दास के बारे में। तो जो कबीर दास हैं इनके कुछ भजन आपको गुरु ग्रंथ साहब में मिल जाएंगे। और जो गुरु ग्रंथ साहब है इसके संकलनकर्ता कौन है, तो गुरु अर्जुन देव हैं, जो कि क्रम में 5वें गुरु थे। और जो कबीर हैं ये रामानंद के शिष्य थे। फिर आगे बात कर रहे हैं कि बिहार में आकर बसने वाले जो पहले सूफी संत थे उनका नाम था इमाम ताज फकीह, जो कि कहाँ बसे थे, मनेर में। फिर हम देखते हैं कागज़ बनाने की तकनीक अरबों से, मतलब कि अरबों ने भारत देश में कागज़ बनाने की तकनीक लाई थी। और जो अरबवासी थे वो कागज़ बनाने की जो तकनीक है उसको चीनियों से सीखे थे, यानी चीन के निवासियों से। जो नैनार है ये एक मतलब कि पंथ है शिव भक्तों का, और इसमें टोटल 63 मतलब भक्तों के बारे में जानकारी मिलती है या संतों के बारे में जानकारी मिलती है। तो नैनार में जो फेमस संत हैं उनके बारे में बताया गया है अपार, सिबंदर, मतलब सुंदरार, मणिक्कन और सागार। फिर हम देखते हैं जो नैनारों ने गीतों का संकलन किया था उसे तेवरम या तिरुवाचम कहा जाता है। फिर अलवार जो है वो विष्णु भगवान के भक्त थे। टोटल 12 अलवार संतों के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें प्रसिद्ध थे परिय अलवार और इनकी पुत्री अंडाल। इन्होंने जो गीत गाए या उनका जो मतलब कि गीतों का संकलन है उसे दिव्य प्रबंधम नाम से जाना जाता है। वीर शैववाद के बारे में बातचीत की जा रही है। जो वीर शैववाद है वो वासवन्ना इसके जो है संस्थापक हैं। इसमें यानी कि जो वीर शैववाद के पुजारी लोग होते हैं वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं। कर्मकांड का भी जो लोग जो है बहिष्कार करते हैं। ये लोग निम्न जाति को बढ़ावा देते हैं और नारीवाद को भी। से प्रभावित जो लोग रहे हैं महाराष्ट्र में उनके बारे में देखते हैं। 13वीं सदी में जो है नामदेव जो थे वो रामानुज से प्रभावित थे। 17वीं सदी में जो संत तुकाराम हुए हैं वो भी रामानुज से प्रभावित थे। कुछ अन्य संतों में गणेश्वर, नामदेव, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, शंकुबाई और चोख मेला आदि हैं जो रामानुज से प्रभावित थे। जो महाराष्ट्र में मराठी भाषा में जो भक्ति गीत लिखे गए हैं उन्हें अभंग नाम से जाना जाता है। रामानुज को लोकप्रिय करने में रामानंद ने भी भूमिका निभाई थी। और जो रामानंद हैं ये कबीर यानी जो कबीर दास हैं उनके गुरु थे।
फिर हम देखते हैं फुलवारी शरीफ खानकाह, इसके बारे में औरंगजेब के द्वारा जो लिखी गई कुरान की प्रति है उसे फुलवारी शरीफ खानकाह के नाम से जाना जाता है। मोइनुद्दीन चिश्ती जो हुए थे, इनके शिष्यों में हम देखते हैं जो राजस्थान से थे हमीदुद्दीन नागौरी, दिल्ली से थे बख्तियार काकी, और जो निज़ामुद्दीन औलिया हैं यह भी मोइनुद्दीन चिश्ती के ही शिष्य थे। पंजाब में थे बाबा फरीद, गुलबर्गा में थे बंदा नवाज गेसू दराज। फिर हम देखते हैं जो चिश्ती सिलसिला है उसी से ये लोग संबंधित, यानी जो मोइनुद्दीन चिश्ती हैं वो चिश्ती सिलसिले के संस्थापक भी माने जाते हैं। कुछ अन्य सिलसिले भी रहे हैं, जैसे कादरी सिलसिला हो गया, नक्शबंदी हो गया, सुतारी सिलसिला हो गया। जो फिरदौसी हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि इन्होंने बिहार में संत हजरत मखदूम शराफुद्दीन याहिया मनेरी जो है ये एक अलग ही सिलसिले के प्रमुख माने जाते हैं। और जो मनेरी हैं यानी कि याहिया मनेरी, इनकी दरगाह बिहार शरीफ में बनाई गई है। और जो बिहार शरीफ में इनकी दरगाह बनाई गई है तो इनकी मतलब की दरगाह के बगल में ही इनकी माँ जो है जिनका नाम था रजिया, उनकी भी दरगाह बनी हुई है। और जो रजिया है वह पीर जगजोत की बेटी थी। फिर हमें क्षेत्रीय संस्कृतियों का जो उत्कर्ष हुआ है उसके बारे में बताया गया है। चलिए देखते हैं। पहला जो है वो बंगाल के शासक नुसरत शाह ने रामायण और महाभारत का बंगाली में अनुवाद करवाया था। आगे देख रहे हैं कि उर्दू को जो मतलब उर्दू लैंग्वेज है उसको जो अमीर खुसरो थे इन्होंने रेख्ता या हिंदवी कहा है। और जो फिर हम देखते हैं इधर मतलब कि जो दक्षिण भारत की उर्दू थी उसको क्या बोला जाता है, तो उसको दक्कनी बोला जाता है। जो उर्दू है वो मुगलों की मातृभाषा थी। फिर हम देखते हैं जो ईरानी लोग थे, जो ईरानी आए थे भारत में, उन्होंने जो सिंधु है उसको हिंदू कहा। अकबर के टाइम पीरियड में रामचरितमानस लिखी गई थी तुलसीदास जी के द्वारा। फिर हम इधर देखते हैं कि उस टाइम पे जो लौकिक साहित्य था उसमें शामिल है ढोला और मारूहा। तूतीनामा, जो तूतीनामा है जिया नक्शवी, जो तूतीनामा जिया नक्शवी है, इन्होंने मतलब कि तूतीनामा का जिया नक्शवी ने संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था। जो तूतीनामा है उसकी जो वास्तविक कृति है वो संस्कृत में लिखी गई है। जिया नक्शवी नामक एक विद्वान थे, उन्होंने इसको संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया है। फिर आगे हम देखते हैं अलाओल ने जौनपुर के मलिक मोहम्मद जायसी के जो पद्मावत उनका ग्रंथ था उसका भी अनुवाद किया। किस भाषा में किया है ये दरअसल इसमें नहीं बताया गया था। फिर हम देखते हैं दक्षिण भारत में मलयालम साहित्य की जो परंपरा है उसकी शुरुआत मध्यकाल में और महाराष्ट्र में एकनाथ और तुकाराम ने मराठी में की। फिर हम इधर देखते हैं मध्यकाल में जो चित्रकला है उसके बारे में कुछ बातचीत की जा रही है, जैसे कि सीरी एवं बेगमपुर के मध्य मखदूमा वाली मस्जिद से हमें भित्ति चित्र के प्रमाण मिलते हैं। मुगल चित्रकला की जो पहली कृति है वो है दास्ताने अमीर हमजा, जिसे हमजनामा भी कहा जाता है। पहाड़ी चित्रकला के बारे में बताया गया है। जो है ये पहाड़ी चित्रकला हमें कहाँ देखने को मिलती है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश का गढ़वाल जिला जो कि उत्तराखंड में आता है। फिर हम देखते हैं चित्रकला में जो पटना कलाम चित्रकला है यह कागज़ और हाथी दांतों पर इस कला के अंतर्गत कागज़ और हाथी दांतों पर चित्र उकेरे जाते थे। 1760 में एक चित्रकार थे, मतलब कि ये कौन सी चित्रकला है, एक सेकेंड, हाँ, ये जो पटना कलाम चित्रकला है इसके जो चित्रकार हैं ये 1760 में मुर्शिदाबाद पहुंचते हैं। बिहार में के पटना में लोदी कटरा, मच्छरहट्टा, आरा तथा दानापुर में इसका विकास देखा गया है। और ये जो शैली है वो पुरुषों की शैली में बनाई जाती है। फिर हम देखते हैं संगीत के बारे में। जो गज़ल शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है और गज़ल अगर गाना हो तो कम से कम उसमें 5 और अधिकतम 11 शेर हो सकते हैं। शेर वही लाइन्स हैं जो 2 लाइन का एक शेर हो जाता है लगभग। इनका जो संग्रह है वो दीवान कहलाता था, यानी कि जो गज़ल का संग्रह है उसको दीवान कहा जाता था। फिर हम देखते हैं कव्वाली भी जो है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई थी। हालांकि आज भी कव्वाली जो मुसलमान लोग हैं कव्वाली उनका मतलब बहुत ही फेमस होता है। कोई सा भी ओकेज़न होता है तो कव्वाली ज़रूर चलती है। मेरे गांव में बहुत सारे मुसलमान हैं तो मैंने उन्हीं को देखा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर जगह होता होगा, तो ये मान ले रही हूँ कि अगर मेरे यहाँ होता है तो लगभग होता ही होगा। चलिए देखते हैं पटना में जो ख्याल गायकी है और ठुमरी गायकी है ये लोकप्रिय हुई थी।
दादरी, कजरी और चैती भी उस टाइम पे लोकप्रिय थी। फिर जो पटना में गायक थे उनके कुछ नाम है, जैसे कि चिंतामणि एक गायक थे, इनकी उपाधि है बिहारी बुलबुल। फिर तकावी ऋण के बारे में बताया जा रहा है कि किसानों को राज्य के द्वारा जो ऋण दिया जाता था उसे तकावी ऋण कहा जाता था। अवध राज्य की जो स्थापना है बुरहानुल मुल्क ने की थी। हैदराबाद राज्य की स्थापना निज़ामुल मुल्क आसफ जाह ने की थी। ये आसफ जाह अकेले भी दे करके पूछा जा सकता है आपसे। फिर राजपूत राज्यों के बारे में कुछ बातचीत की गई है। 18वीं सदी के श्रेष्ठ राज्यों में या राजपूत राज्यों में शामिल होते हैं आमेर के राजा जयसिंह, जिनका टाइम पीरियड है 1681 से 1743 ईस्वी। ये खगोल शास्त्री थे। इन्होंने जयपुर शहर की स्थापना की थी, जिसे आज पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। उसे बसाने वाले जयसिंह ही थे। और ये इन्होंने 5 जगहों पर पर्यवेक्षण शालाएं स्थापित की थी, जिसमें आता है आगरा, दिल्ली, उज्जैन, जयपुर और मथुरा। ये पूछा जा सकता है, पूछा भी जाता है। जय सिंह जो हैं इन्होंने यूनानी मतलब कि यूनान के एक रेखा गणितज्ञ थे। यूक्लिड इनकी पुस्तक का जिसका नाम है रेखा गणित के तत्व, इसका इन्होंने संस्कृत में अनुवाद किया है। किसने? तो जय सिंह ने। मराठा साम्राज्य के बारे में कुछ बताया गया है। तो जो मराठा साम्राज्य के सबसे प्रमुख शासक थे उसमें आते हैं शिवाजी, जिनका जन्म हुआ था 1627 ईस्वी में। 1627 ईस्वी में ये 18 साल के थे जब इन्होंने रायगढ़, कोंकण और तोरण पर कब्जा कर लिया। आगे हम देखते हैं कि औरंगजेब ने शाइस्ता खां को शिवाजी के विरुद्ध अभियान पे भेजा हुआ था, किंतु यह अभियान असफल होता है। आगे फिर जो है औरंगजेब ने आमेर के शासक जयसिंह के साथ सफल अभियान किया और इसमें शिवाजी को पराजित कर देता है। आगे हम देखते हैं कि रायगढ़ का जो किला है उसमें राज्याभिषेक करवाए रहते हैं शिवाजी अपना 1674 ईस्वी में। दक्कन में इन्होंने स्वतंत्र शासक के रूप में अपना राज्य स्थापित किया था। फिर हम देखते हैं जो मतलब कि शिवाजी थे उनके अष्टप्रधान यानी कि उनके जो मंत्री थे उन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। तो उनके जो मंत्री थे, कौन से मंत्री को क्या कहते थे, ये हम देख लेते हैं। जैसे कि अर्थ विभाग प्रधानमंत्री, राजा के बाद जो सबसे शक्तिशाली पद होता था ये क्या था? तो ये उस टाइम पे पेशवा कहलाते थे, पेशवा। आगे सर ए नौबत सेनापति को कहा जाता था। जो लेखाकार थे उन्हें मजूमदार कहा जाता था। फिर हम देखते हैं जो गृह एवं गुप्तचर विभाग के प्रमुख थे उन्हें वाकिया नवीस कहा जाता था, जबकि विदेशी मामलों के जो प्रभारी थे उन्हें वजीर कहा जाता था। आगे हम देखते हैं जो पंडित राव थे ये धार्मिक मामलों के प्रभारी थे। साथ में हिंदू न्याय प्रणाली की जो व्यवस्था थी वो कौन देखते थे? तो न्यायाधीश शास्त्री का यह काम था। उस टाइम पे जो कर था उसके बारे में बताया जा रहा है कि उस टाइम जो कर की व्यवस्था थी वो थी चौथ और सरदेशमुखी। शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में हो जाती है। एक वार भी इन्होंने लड़ा, मतलब कि एक वार के बारे में बताया गया है कि 1761 में तीसरा तीसरा युद्ध हुआ था पानीपत का, मराठा और अफगानों के मध्य। तो उस टाइम पे कौन रहे होंगे? जाहिर सी बात है जब 1780 मतलब 1680 तक जो है शिवाजी का टाइम पीरियड है तो शिवाजी तो बिल्कुल नहीं थे, कोई और ही था। फिर हम आगे की बातचीत देखते हैं। लेटर मुगल्स के बारे में यदुनाथ सरकार ने कुछ चीज़ें लिखी हैं वो बताया गया था, तो मैंने लिख लिया है। जैसे उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी हैं जिसमें कि लेटर मुगल्स के बारे में तो इसी में बताया गया है, उसका नाम है फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। कुछ अन्य पुस्तकें भी यदुनाथ सरकार ने लिखी हैं जैसे कि शिवाजी एंड हिज टाइम्स, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, द मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड अ हिस्ट्री ऑफ जयपुर। तो ये सब यदुनाथ सरकार की पुस्तकें हैं। आगे बताया गया द मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अ हिस्ट्री ऑफ जयपुर। ये सारी जो पुस्तकें हैं ये भी यदुनाथ सरकार के द्वारा लिखी गई हैं। फिर आधुनिक भारतीय वैज्ञानिक इतिहास लेखन के जनक के रूप में जाने जाते हैं यदुनाथ सरकार। तो ये रहे क्लास 7th में जो हिस्ट्री में दिया हुआ था वो सारी बातचीत मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बता दिया है। आई होप आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा होगा।